टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात में जो चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान हुआ है उसको लेकर कि आज ही क्यों तारीखों का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग पहले भी तारीखों का ऐलान कर सकता था। मौरवी पुल जैसा हादसा हुआ और हादसे के बाद अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देते हैं, जबकि आप हिमाचल प्रदेश में पहले ही तारीखों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन आपने इस वक्त क्यों तारीखों का ऐलान किया है? आप ये देखिए कि बीजेपी की इसमें कुछ रणनीति हो सकती है या फिर मौरवी पुल हादसे के बाद इसमें कुछ फायदा दिखता है चुनाव आयोग को, विपक्ष को लेकर या फिर पक्ष को लेकर। तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं राहुल सर। उनसे हम जानेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर क्योंकि उनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, आप ये देखिए कि अभी चुनाव आयोग ने गुजरात की जो तारीखों का है वो ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होना है, उसके बाद 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आना है। तो आप ये देखिए सर, आपको क्या नजर आता है कि अभी तक तो चुनाव की इन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं किया था, हिमाचल प्रदेश में कर दिया था। क्या आपको ये तस्वीर यहाँ पर साफ नजर आती है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ रणनीति है? देखिए, गुजरात चुनाव की तारीखों में जिस तरह की देरी हुई है, जाहिर सी बात है विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा था, जनता भी सवाल खड़ा कर रही थी, क्योंकि हिमाचल चुनाव की तारीखों को आप बहुत आसानी से ऐलान कर देते हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, ये भी डिक्लेरेशन कर देते हैं। लेकिन गुजरात में आखिरकार क्या मसला फंसा था? देखिए, जानकार ये बताते हैं कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि बीजेपी का काम इनकम्प्लीट था। बीजेपी की रैलियां रुकी हुई थी, कई बड़े काम रुके हुए थे। आज तारीख का ऐलान इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी ने आधे से ज्यादा काम कर लिया है। देखिए, वो पर्दे के पीछे की बात है। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं, जैसे 2017 के चुनाव के वक्त में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी 2 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन 2 चरणों के जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये जानबूझकर इस बार दोबारा करवाए जा रहे हैं? देखिए, 2 चरणों में चुनाव इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है, एक चरण में चुनाव करवाया जाएगा तो नुकसान होगा, 2 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे कम से कम तैयारी तो रहेगी प्रचार प्रसार के लिए, रैलियों के लिए। और बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किए, अपने मुद्दे नहीं बताए हैं। और बीजेपी अब आखिरी में जो अपना दांव खेलने वाली है, ये दांव आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। सर, मेरा एक सवाल इसमें और इंक्लूड रहेगा एमसीडी इलेक्शंस को लेकर। आपने देखा होगा कि 2 एमसीडी इलेक्शंस होने वाले थे और चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना था कि चुनाव कब होंगे, लेकिन वो कह देता है कि एमसीडी में जो 3 निगमों में बटा हुआ है उसका एकीकरण होना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाते हैं। शर्मनाक, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव टाल दिए गए। उस समय चुनाव टाल दिए गए क्यों? क्योंकि एकीकरण होता। साथ में ऐसा भी कहा जा रहा था कि एमसीडी में कहीं ना कहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की तस्वीर को साफ करने के लिए, उसको कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने समय मांगा ताकि एकीकरण करें और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए चुनाव टाल दिए गए थे। वहां पर बीजेपी की साजिश थी और कयास भी लगे। ऐसा ही क्या आपको इस समय दिखता है कि आपने कहा कि रैलियां वहां पर हो चुकी हैं, आधी से ज़्यादा रैलियां हो चुकी हैं, अब रैलियां हो गई हैं, उसके बाद मौरवी पुल है, इस समय जनता गुस्से में भी है। तो आपको लगता है कि इस गुस्सा को शांत करने के लिए फौरन चुनाव करवा दिएगा कि रैलियां तो हो ही गई थी और इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, एक चीज इसमें हम ये देख रहे हैं कि मौरवी पुल का जो हम पूरा मामला देख रहे हैं वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, वो धीरे धीरे दब रहा है। क्योंकि देखिए, एक नेशनल मीडिया जो है, वो नेशनल मीडिया किसी को भी जीरो से हीरो बना देती है और हीरो से जीरो बना देती है, ये सब जानते हैं। नेशनल मीडिया में जो मुद्दे चलते हैं उस मुद्दे पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मौरवी पुल का जो मामला चला वो 1-2 दिन चला, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि गुजरात चुनाव को लेकर तमाम तरह से कवरेज किया जा रहा है। लेकिन साफ सीधी तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मौरवी पुल का जो मामला है ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा गुजरात चुनाव पर, क्योंकि पीएम मोदी जब तक हैं तब तक वो कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो वो निवाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह इस चीज़ों को जानते हैं। देखिए, चाणक्य नीति के तौर पर अमित शाह को जानना जाता है। एक चाणक्य प्रशांत किशोर हैं जो चुनावी रणनीतिकार है, दूसरे चाणक्य अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे। भाई, यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अगर हम बात करें जिसमें बीजेपी से काफ़ी बड़े बड़े चेहरे, चाहे मैं दारा सिंह का जिक्र कर लूँ या स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लूँ, जब वो फटाफट जा रहे थे बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएगा। लेकिन पीएम मोदी का अंत में वाराणसी आना, वहाँ पर कुल्हड़ में चाय पीना, लोगों से मुलाकात करना, मंदिरों के दर्शन करना, पूरा माहौल ही बदल। यहाँ पर चाणक्य की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार गुजरात में देखा जा रहा है कि जहाँ नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक
स्ट्रोक खेल रहे हैं तो वहीं अरविंद केजरीवाल सुपर मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। वो जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो वही टिट फॉर टेट जैसे को तैसा दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल कह देते कि नोटों पे गणेश जी लक्ष्मी जी को छपवा दो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो इसको खारिज कर देते हैं गणेश जी और लक्ष्मी को छपवाने से। तो क्या यहाँ हिंदुत्व के बदले हिंदुत्व की राजनीति खेली जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी बहुत सारी चीज़ों को समझने लग गई है और उन्हें पता है कि गुजरात में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, हिंदुत्व कार्ड खेलना ज़रूरी है। मुद्दे तो चलिए ठीक है, बेरोजगारी के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, रोजगार के हैं, नौकरी के हैं, तमाम मुद्दे चलिए ठीक है, लेकिन कार्ड भी मैं अगर देखिए बात करूँ कि जिस तरह से कि मौजूदा समय के गुजरात में देखिए बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिसका प्रभाव पड़ता है। ऋतिक, सबसे ज़्यादा अगर आबादी को हम देखें, देखिए मुस्लिम वोटर्स हैं, वहाँ पर ओबीसी वोटर है, पटेल समुदाय का आता है वहाँ पर दबदबा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ओबीसी वोट बैंक है। तो ऐसे तमाम वोट बैंक है जिनका फर्क पड़ रहा है और जाहिर सी बात है कि अगर मुसलमान वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक या मैं अगर बात करूँ पाटीदार नेता, तो इन सब का जो प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए हमेशा से जो चुनाव है वो जाति और धर्म पर जीतते रहे भाई, ये इतिहास गवा रहा है। आप चाहे जितने मुद्दे उठा लो नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। बहुत बड़ी बात है राहुल सर ने बताई है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए और आप कितने मुद्दे उठा लो तब भी नहीं जीत पाओगे। सर मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि चुनाव आयोग ने जो तारीखों की घोषणा की है, इससे इस समय तारीखों की घोषणा होने के बाद आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस प्लस बीजेपी को, इन तीनों पार्टी को मिला लिया जाए तो किसके खेमे में सबसे अधिक वोट आप देखते हैं? मतलब क्या लगता है आपको, समीकरण क्या हो सकते हैं कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास जितने भी तीर थे सब इस्तेमाल कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी अपनी आधी स्थिति रखी है, बीजेपी ने अभी खेलना शुरू कहाँ किया है भाई। आम आदमी पार्टी इतने वक्त से खेल रही थी, डोर टू डोर कैंपेन, ये वो प्रचार प्रसार, तमाम तरह की रैली, तमाम तरह के विज्ञापन, ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र, ये कार्ड, लेकिन अब खेलना शुरू करेगी। देखिए जब विपक्ष खेल लेता है ना पूरा, उसके बाद बीजेपी शुरुआत करती है और जो मुद्दे आम आदमी पार्टी के थे वो मुद्दे जो है धीरे धीरे अब दबते चले जाएंगे। पीएम मोदी की एक नहीं दो नहीं, मैं कह रहा हूं कि 10 से 15 रैली होंगी, अमित शाह की 20 से 25 रैली होंगी, जेपी नड्डा उतरेंगे और जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी को लेकर काम किया जाएगा इन नेताओं के द्वारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुजरात में बीजेपी एक बार फिर बड़ी पकड़ तो बनाएगी। और देखिए जिस तरह से चुनाव से पहले का माहौल में अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी को लेकर बात करिए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा था, विपक्ष को लेकर बात हो रही थी, अखिलेश यादव को लेकर बात हो रही थी, यह कहा जा रहा था बीजेपी इस बार यूपी में हार रही है, लेकिन अंत में पूरा फैक्टर ही बदल गया। तो यहां पर हम बीजेपी को कमजोर नहीं समझ सकते। ये वो पार्टी है जो केंद्र में है, ये वो पार्टी है जिसके पास चाणक्य नीति के लोग हैं, ये वो पार्टी है जो सत्ता पर राज कर रही है, ये वो पार्टी है जो तमाम तरीके के काम कर रही है, तरीकों के काम कर रही है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी पार्टी कमजोर है और कई मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी उतरी है, लेकिन यहाँ पर तमाम 15 से 20 रैलियाँ मोदी की हो सकती हैं, तमाम रैलियाँ अमित शाह की हो सकती हैं, जेपी नड्डा की हो सकती है, भूपेंद्र पटेल, तमाम राहुल सर ने नाम गिनवाया कि अभी देखना होगा, अभी बहुत मज़ा आने वाला है गुजरात चुनाव को लेकर। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा यहाँ पर कि हमेशा आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं ईवीएम को लेकर। चुनाव आयोग से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से डरती है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो चेयरमैन है वो ये डरते हैं कि उन पर रेड ना डल जाए, उन पर छापेमारी ना हो जाए। सर मेरा एक सवाल लास्ट का ये रहेगा, कम शब्दों में आप जवाब देंगे कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? क्या भारत में विशेष तौर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्योंकि ये जनता और बार बार कयास लगाते हैं कि ईवीएम फेल हो जाती है, ईवीएम में घपला होता है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे चुनाव आयोग को दृष्टि में रखते हैं? जी देखिए, मैं विश्वसनीयता की अगर आप बात कर रहे थे, देखिए विश्वास कहाँ से होगा भाई, जहाँ पर सरकार आपकी है वहाँ पर गड़बड़ घोटाले हो जाते हैं, वहाँ पर ईडी नहीं पहुँचती, एनसीबी नहीं पहुँचती, सीबीआई नहीं पहुँचती, सरकारी अधिकारी नहीं पहुँचते, विपक्ष में कोई होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। और देखिए चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि ईवीएम में जो धांधली हुई है उसका कई बार सोशल मीडिया पर दिखाया गया है, बाकायदा ईवीएम में चोरी हो रही है या ईवीएम इधर उधर पड़ा हुआ, बैलेट पेपर इधर उधर पड़े हुए, तो ये सारी चीजें जब निकल कर सामने आती है तो हम विपक्ष को दोष नहीं दे सकते, हम ईवीएम पर दोष देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकारी संस्थाओं का और तमाम जो सरकारी एजेंसियां इनका गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग हो रहा है और भाजपा कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को बदलाव करना चाहिए,
चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में इस तरह से सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल होना या जनता का इस्तेमाल होना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। साफ तौर पर राहुल सर ने कहा कि यहाँ पर लोकतंत्र में सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होना और गलत तरीके से रेड डलवा देना, छापेमारी होना, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, ये ठीक नहीं है। चुनाव आप देख सकते हैं कि कैसे ईवीएम डली मिलती है, यहाँ पर वहाँ बैलेट पेपर डले मिलते हैं, चोरी चपाटी आपको देखने को मिली है। ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो है वो हत्या के खेमे में आती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि चुनाव आयोग गुजरात में जो तारीखों का ऐलान हुआ है, इसको लेकर गुजरात की जनता क्या तय करती है, कैसे अमित शाह रैलियां करते हैं, कैसे केजरीवाल उतरते हैं, क्या जिग्नेश मेवाणी उतरेंगे कांग्रेस की तरफ से या खड़गे उतरेंगे। तमाम अभी मुद्दे बाकी हैं, अभी देखना बाकी है कि क्या क्या दिलचस्प होने वाला है गुजरात के चुनाव में। चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या ये समय ठीक था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही आज की बात में, फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।